माँ बस थोड़ा सा पानी पी लो, मैंने चूल्हा जलाया है, अभी थोड़ा गर्म सूप बना देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी ना माँ। स्नेहा बेटी, तूने कुछ खाया? हमारी चिंता मत कर, तू बस अपनी किताबें संभाल कर रख, कल तेरी परीक्षा है ना। बेटा बेटा, ये बुखार मेरा शरीर तोड़ रहा है, लेकिन तू मत टूटना बिटिया। हमने अपनी पूरी जीवन की कमाई तेरे बस्ते और किताबों में लगा दी है। तू इस गांव से बाहर निकलना। यहाँ इलाज नहीं, सिर्फ मौत मिलती है बेटा। पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, वो आपको सुई लगाएंगे तो आप कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, शहर के डॉक्टर हम गरीबों के लिए नहीं होते, और इस गांव का डॉक्टर रमेश, वो बिना पैसों के बात भी नहीं करता। हमारे पास उसे देने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तभी अचानक माँ का हाथ स्नेहा के हाथ से छूट जाता है। स्नेहा उन्हें झकझोरती है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। माँ, पिताजी, उठो ना, देखो मैं रोऊंगी नहीं, मैं खूब पढ़ूंगी। कोई है, बचा लो मेरे माँ बाप को, कोई है। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा है, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही है। स्नेहा अपने माता पिता के ठंडे पड़ते हाथों को पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं और उनमें एक नई आग है। आज मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, एक ऐसी डॉक्टर जिसके दरवाजे से कोई गरीब पैसों की वजह से खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं भगवानपुर को शमशान नहीं बनने दूंगी। स्नेहा कड़ी मेहनत करती है, छात्रवृत्ति पाती है। और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। विदेश का एक मेडिकल कॉलेज का गार्डन, राहुल और स्नेहा बैठे हैं। स्नेहा, तुम हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हो? अपनी पढ़ाई के अलावा तुम कुछ सोचती नहीं? राहुल, मेरी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी जान दे दी। क्या मतलब? क्या हुआ था उन्हें? वो दोनों मामूली बुखार और इलाज की कमी से मर गए। हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था जो गरीबों का दर्द समझे। तभी मैंने तय किया था कि मैं डॉक्टर बनकर वापस अपने गांव जाऊंगी। स्नेहा, तुम्हारा दिल बहुत नेक है। मुझे तुमसे और तुम्हारे इन विचारों से प्रेम हो गया है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। राहुल, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं वहाँ जाकर मुफ्त या बहुत कम पैसों में इलाज करना चाहती हूँ। बिल्कुल स्नेहा, मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और तुम एक फिजिशियन। हम मिलकर लोगों का दुख दूर करेंगे। भगवानपुर नाम के गांव में डॉक्टर रमेश रहा करता था। लोगों के इलाज के नाम पर पैसा कमाना ही उसका उद्देश्य था। सुनो, ये दवाई तुम सामने वाले दवाई की दुकान से खरीद लो भानु, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। ठीक है? अब आपकी फीस कितनी हुई डॉक्टर साहब? बस 500 रुपए। क्या 500 रुपए? इतना पैसा हम गरीबों से क्यों ले रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे तुम्हें ये 500 रुपए महंगे लग रहे हैं भानु? हैं? 200 रुपए का किराया लगाकर शहर जाओगे और वहाँ से 1000 रुपए की फीस और हजारों रुपए की दवाइयाँ खरीद कर वापस आओगे ना, तो कैसा लगेगा सोचो। अगर तुम्हें यही पसंद है तो अगली बार से मैं तुम्हारा इलाज ही नहीं करूंगा। अरे अरे, आप नाराज मत होइए डॉक्टर साहब। ये लीजिए आपकी 500 रुपए की फीस। हाँ ठीक है, दवाई तुम सामने वाली दवाई की दुकान से ही खरीदना। मेरी लिखी सारी दवाइयाँ तुम्हें सिर्फ वहीं पर मिलेंगी। ठीक है।
ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर रमेश के क्लिनिक के आगे बाबूलाल की दवाई की दुकान थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर साहब? आओ आओ बाबूलाल, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा दवाइयों का धंधा? आपकी मेहरबानी है डॉक्टर साहब। आपकी दया दृष्टि से इस हफ्ते 3 गुना ज्यादा फायदा हुआ है दवाइयों से। ये लीजिए आपका इस हफ्ते का कमीशन। बहुत बढ़िया। दरअसल बाबूलाल, ये गांव वाले काफी भोले और मासूम हैं। इन्हें मैं बुखार न होने पर भी गंभीर बीमारी बताकर बेवकूफ बना देता हूँ और तुम्हारी महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए तुम्हारे पास भेज देता हूँ अरे आप तो कमाल के हैं ही डॉक्टर साहब। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती, वो कंजूस गांव वाले राशन के 1 किलो सामान पर भी मोल भाव करते, लेकिन ना आपसे फीस के लिए मोल भाव करते और ना ही मेरी दवाइयों के लिए। आखिर माजरा क्या है? अरे दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इन गांव वालों के बीमार होकर काम न कर पाने का डर है बाबूलाल। डर? कैसा डर डॉक्टर साहब? अरे वो गांव वाले रोज मजदूरी करके कमाते हैं और अपने परिवार के लिए पाई इकट्ठा करते हैं। अगर वो एक दिन भी बीमार हो गए तो उस दिन मजदूरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो डॉक्टर के सामने हमेशा लिहाज से पैसे दे देते हैं जितना मांगो उतना दे देते हैं हम तो बस उनके इसी डर का फायदा उठाते हैं समझ गया डॉक्टर साहब कि डॉक्टर की डिग्री लेने में खूब सारी पढ़ाई तो लगती है, पर आपके जैसा सातिर दिमाग भी मिलता है अच्छा मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है, नमस्ते। इस बाबूलाल को क्या मालूम कि मेरी ये डॉक्टर की डिग्री असली नहीं है मैंने तो ये डिग्री पैसे देके बनवाई है डॉक्टर रमेश गांव वालों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनसे इलाज के नाम पर खूब सारे पैसे ऐंठ रहा था। तभी गांव में डॉक्टर स्नेहा का आना हुआ। अरे कुछ सुन रहे हो भानु? अरे गांव में एक नई डॉक्टर साहिबा आई है। अरे बहुत ही सस्ता इलाज कर रही भैया। हाँ अरे भाई 50 रुपए मात्र उनकी फीस है और वो दवाई भी खुद ही देती हैं, वो भी मामूली पैसों में। क्या बस 50 रुपए फीस लेती हैं? सच कह रहे हो रामबली? अरे भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा भानु? अभी कल ही अम्मा को उनके पास से दिखा कर लाया हूँ। यकीन नहीं करोगे तुम, लेकिन 100 रुपए में फीस भी हो गई और उनकी दवाई भी भैया। अरे इतना सस्ता इलाज भी भला कोई कर सकता है क्या? अभी कल ही तो डॉक्टर रमेश ने पूरे 800 का इलाज किया था मेरा। अरे कुछ बात होगी तभी तो इतना सस्ता इलाज कर रही है वो, और अम्मा भी उनकी दवा से बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ अच्छा, नई वाली डॉक्टर साहिबा का नाम क्या है भैया? उनका नाम हाँ डॉक्टर स्नेहा नाम है उनका। अरे वो बड़े तालाब के पास उनकी क्लिनिक जो है अभी नई खुली है भाई। कम पैसों में इलाज करने और दवाइयाँ देने की वजह से डॉक्टर स्नेहा के पास पूरे गांव के लोग जाने लगे। उसके क्लिनिक के बाहर लंबी कतार लगने लगी। ये लो बबलू, ये दवाई रोज रात को खाने के बाद खानी है और दूसरी सुबह खाली पेट खानी है। अरे आप तो भगवान है डॉक्टर साहिबा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने कम पैसों में मैं अपना इलाज करवा पा रहा हूँ। मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते बबलू, पैसे तो शहर में बहुत कमा सकती थी। मुझे 3 बड़े अस्पतालों ने मोटी तनख्वाह पर अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया था। फिर आप गई क्यों नहीं वहाँ डॉक्टर साहिबा? मैंने गांव से निकलकर शहर तक पहुँचने और वहाँ डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत की है। दरअसल मेरे माँ पिताजी मुझे पढ़ाने के लिए अपनी सभी सुख सुविधाओं से कटौती करने लगे थे। वो थोड़ा बहुत बुखार और बीमारी सह लेते थे पर अपना इलाज नहीं करवाते थे, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए उन्हें पैसे इकट्ठे करने थे। इसी कश्मकश में एक दिन दोनों ही गंभीर बीमारी से चल बसे। तब मुझे समझ आया कि गांव वालों के लिए सस्ते इलाज की क्या अहमियत होती है। अगर गांव में कोई सस्ता इलाज उपलब्ध होता तो आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते।
अरे, आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ डॉक्टर साहिबा। वाकई आप बहुत नेक काम कर रही हैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दवाई 3 दिनों की है, उसके बाद एक बार आकर मुझे दिखा देना, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं चलता हूँ, नमस्कार। 3 दिन बाद ध्यान से दिखाने आ जाना बबलू। वापस देखने की मैं कोई फीस नहीं लूंगी। डॉक्टर स्नेहा के सस्ते इलाज की वजह से डॉक्टर रमेश के क्लिनिक पर मरीजों का आना कम हो गया। बाबूलाल की महंगी दवाइयाँ भी बिकनी बंद हो गईं। अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? अरे वो कल की आई उस शहरी डॉक्टर ने तो हमारा धंधा ही पूरा चौपट कर दिया। सही कह रहे हो बाबूलाल, मरीज तो आ ही नहीं रहे मेरे पास। उस सस्ते इलाज वाली डॉक्टर स्नेहा की वजह से। इस शहरी डॉक्टर का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारा बना बनाया पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, इस शहरी प्यादे को ठिकाने तो लगाना ही होगा। अच्छा सुनो, जैसा जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा वैसा वैसा ही करना, ठीक है? पर क्या हमारा ये प्लान कामयाब होगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल कामयाब होगा, बस तुम देखते जाओ। रमेश ने डॉक्टर स्नेहा को बदनाम करने की चाल चली। अब वो अपने यहाँ आने वाले मरीजों से डॉक्टर स्नेहा की बुराई करने लगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, वो पिछली बार की दवा से आराम मिल गया था, आपने वापस बुलाया था इसलिए दिखाने चला आया। आओ बैठो भानु, कैसे हो अब ये बताओ? अभी तो पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ डॉक्टर साहब, उम्मीद है अब आपके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बाबा बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा भानु। गांव में डॉक्टर के भेष में एक बहरूपिया आई है जो लोगों को सस्ते इलाज के नाम पर नशे की दवाई बांट रही है। तुम उस चंगुल में मत फंस जाना कभी। क्या वो बहरूपिया है? पर मेरे दोस्त ने तो कहा था कि वो बहुत अच्छा इलाज करती है, साथ ही खुद ही सस्ती दवाइयाँ भी देती है। हाँ और नहीं तो क्या, तभी तो मामूली फीस लेकर तुम बेचारे गांव वालों को फंसा लिया उसने। सोच के देखो, मैं तुम लोगों को दवाई दुकान से खरीदने के लिए कहता हूँ, पर वो दवाई खुद क्यों देती है भाई? क्यों देती है डॉक्टर साहब? अरे क्योंकि वो दवाई के नाम पर नशे की गोलियां खिलाती है मरीजों को, जिससे उस नशे की उन मरीजों को लत लग जाए और वो बार बार उस बहरूपिये के पास जाएं। अच्छा, तभी उसके क्लिनिक के बाहर जो है लोग लंबी कतार लगा कर खड़े रहते हैं। बेचारे सब नशे की लत में आ गए। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भानु तुम भी संभल कर रहना और अपने साथियों को भी उस बहरूपिये से बचने की हिदायत देना, समझे? अरे मैं न जाने कितने सालों से तुम लोगों का इलाज कर रहा हूँ, मेरी दवाइयों से तुम लोग सिर्फ ठीक ही हुए हो। मैंने कभी नशे की गोली देकर तुम लोगों को मारने की कोशिश नहीं की। अरे अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आपने मुझे बचा लिया। मैं अभी जाकर सबको रोकूंगा उसके पास जाने से। भानु के निकलते ही डॉक्टर रमेश के क्लिनिक पर बाबूलाल फिर आता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ बात बनी? मैं जो प्लान बनाऊं वो कामयाब ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? अरे पर हुआ क्या, मुझे भी तो बताइए। मैंने उस भानु को हमारी नशे की गोली वाली कहानी सुना दी। अब वो खुद जाकर सारे गांव वालों को उस शहरी डॉक्टर के खिलाफ भड़का देगा। मैंने चिंगारी बिल्कुल सही जगह सुलगाई है बाबूलाल। अरे आप तो कमाल है डॉक्टर साहब, पर आपको कैसे पता चला कि ये तरकीब काम कर जाएगी? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे पूरे 10 सालों से इन गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उनको इलाज के नाम पर लूट रहा हूँ भाई, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। पर वो भानु कैसे माना वैसे? अरे भानु ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोग हमारी नशे की गोली वाली कहानी पे विश्वास कर लेंगे, देखना तुम। क्योंकि ये सबके सब जो है ये बिल्कुल अनपढ़ हैं, दिमाग से एकदम पैदल। उन्हें जब दवाइयों के नाम ही नहीं पढ़ना आता है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करने के सिवाय उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अरे वाकई आपने कमाल ही कर दिया डॉक्टर साहब, कमाल हो आप, मान गया आपको।
डॉक्टर रमेश की कही बात को भानु ने पूरे गांव में आग की तरह फैला दिया। अरे बबलू, ए बबलू, अरे वो भानु क्या बता रहा था भाई? ए भाई, सुना नहीं क्या तुमने? हाँ, मैंने तो नहीं सुना। क्या बता रहा था भानु? अरे तुम अपना इलाज करवा रहे हो ना उस नई डॉक्टर साहिबा से, हैं? वहीं जा रहे हो ना? अरे इसलिए तुमसे पूछ लिया भैया, पर तुमको तो कुछ खबर ही नहीं पहुंची लग रहा है। अरे बताओगे रामबली, क्या हुआ है? क्यों बातों को गोल मोल घुमा रहे हो? अरे असल में वो भानु बता रहा था कि वो क्या नाम है, हाँ, डॉक्टर स्नेहा। अरे एक नंबर की चालबाज औरत है वो। हाँ, अरे मरीज बढ़ाने के लिए जो है नशीली दवाइयों की लत लगवा रही है गांव वालों को, बता रहा था भैया। अरे हाँ, सब लोग भैया ऐसे ही बोल रहे। अरे डॉक्टर स्नेहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे डॉक्टर साहिबा तो बहुत सीधी इंसान है। अरे भैया, सीधा बनने से ही तो लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं और नशे वाली गोली खा लेते हैं, समझे? यही तो है बात, यही है स्कीम। अरे भैया, हमारा यकीन ना हो तो खुद उसके क्लिनिक के बाहर खड़ी लंबी कतार देख लो, हाँ, फिर समझ में आ जाएगा। अरे बता रहा हूँ भैया, उन सब मरीजों को लत लग चुकी है सस्ती मिल रही नशीली दवाइयों की भैया। है? अच्छा हुआ बता दिया भैया रामबली, मैं अभी उस डॉक्टर स्नेहा की दी हुई दवाइयां फेंक देता हूँ भाई। डॉक्टर रमेश की फैलाई अफवाह से डॉक्टर स्नेहा के क्लिनिक पर मरीज जाने बंद होने लगे। आजकल मरीज आने बंद से हो गए हैं, आखिर बात क्या हो सकती है? वो बबलू भी दोबारा दवाई लेने के बाद दिखाने नहीं आया। उसके घर ही चलकर देखती हूँ आखिर बात क्या है। डॉक्टर स्नेहा अपने सभी मरीजों के घर जाकर पता लगाने लगी कि अचानक उनके ना आने की आखिर क्या वजह थी। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, आप अचानक घर पर कैसे? क्या बात है बबलू, तुम दोबारा दिखाने क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना कि उसकी फीस नहीं लगेगी। बाकी मरीज भी क्लिनिक में आना बंद कर दिए हैं अचानक से। आखिर चल क्या रहे सब? दरअसल डॉक्टर साहिबा, आपके बारे में पूरे गांव में एक बात फैली हुई है। कैसी बात बबलू? यही कि आप जो दवाइयाँ देती हैं वो नशे की दवाइयाँ हैं, ताकि आप मरीजों को बार बार अपने पास बुला सके। हम सब बहुत गरीब हैं डॉक्टर साहिबा। अब ये बात सच है कि झूठ नहीं मालूम, मगर डर तो सबको लगता है। इसी डर से मैं दोबारा नहीं आया। मतलब सस्ती इलाज और सस्ती दवाइयाँ देकर लोगों की सेवा का ये फल मिल रहा है मुझे? चलो कोई बात नहीं, इसमें तुम सबकी कोई गलती नहीं है। तुम लोग तो दवाओं का नाम तक नहीं पढ़ सकते, भला तुम लोगों को मैं यकीन भी कैसे दिला पाऊंगी? बबलू की बातें याद करके अचानक से डॉक्टर स्नेहा के सर में दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती थी। मैं यहाँ शहर कैसे पहुँची? मुझे क्या हुआ था? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विदेश से कब वापस आए? भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हें होश आ गया मेरी दोस्त। अगर मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए अचानक उस दिन तुम्हारे क्लिनिक उस भगवानपुर गांव में नहीं गया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम किस संकट से गुजर रही हो। पता नहीं यार, अचानक से सर दर्द उठा और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम अब वापस उस गांव में कभी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की तरह तुम्हें भी वही बीमारी हो चुकी है जिनसे उनकी जान गई थी। मुझे पता है राहुल, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख पाई फिर? अब मैं तुम्हें उस गांव में दोबारा वापस नहीं जाने दूंगा। मैंने गांव जाकर जब तुम्हारा पता पूछा तो उन एहसान फरामोश लोगों ने न जाने क्या क्या बताया तुम्हारे बारे में। इसमें उन गांव वालों की कोई गलती नहीं है राहुल। वो बेचारे तो दवाई का नाम भी नहीं पढ़ सकते। जरूर उनके कान भरे हैं किसी ने। क्या कहा? ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाकर इसका पता लगाऊंगा। तब तक तुम यहाँ पर आराम करो, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है। मेरे मना करने पर भी कौन सा तुम मान जाओगे? जाओ, अपना ध्यान रखना। राहुल एक मनोचिकित्सक था। स्नेहा और राहुल ने एक साथ डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी। राहुल भगवानपुर पहुंचता है। नमस्ते, बताओ कैसे आना हुआ यहाँ? डॉक्टर साहब, यहाँ पर पहले डॉक्टर स्नेहा बैठती थी ना, वो कहाँ है? हाँ, वो अब नहीं आएंगी यहाँ।
उनकी जान खतरे में है। वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। अरे क्या हुआ है उनको और कैसे हो गया ये? डॉक्टर साहिबा को ऐसा कैसे हुआ? कब? तुम गांव वालों की वजह से वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं उनका दोस्त राहुल हूं। हम दोनों ने एक साथ अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है। स्नेहा का शुरू से यही सपना था कि मेडिसिन की वो अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वालों का सस्ता इलाज करेंगी। तुम लोगों को महंगी दवाइयां ना खरीदने पड़े, इसलिए मामूली दामों में मिल जाने वाली जेनरिक दवाइयां भी ले रखी थी उन्होंने। वही दवाइयां जो सैकड़ों रुपए में अंग्रेजी कंपनियां बेचती हैं। लेकिन उन्हीं जेनेरिक दवाइयों को नशे की गोलियां समझकर तुम लोगों ने उनके बारे में अफवाह उड़ाई और स्नेहा इस बात का तनाव नहीं झेल पाई और गंभीर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। आज वो अस्पताल में है। राहुल बाबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। पर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कैसे आना हुआ आपका? अब मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, 2 दिन से उल्टी दस्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हाल सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव के लोगों का हुआ है। मानो अचानक से उल्टी दस्त की बीमारी की लहर फैल गई हो पूरे गांव में। उस डॉक्टर रमेश ने 2 दिन में पूरे 3000 की दवाइयां कर डाली, पर कोई राहत नहीं है। सबके साथ यही हाल है। इलाज के नाम पर बस पैसे लिए जा रहे हैं, पर राहत नहीं मिल पा रही है बिल्कुल भी। अरे, ये तो किसी रेयर किस्म के डायरिया के लक्षण हैं और इसका इलाज तो डॉक्टर स्नेहा ही कर पाएंगी। उन्होंने इसी बीमारी पर अपनी रिसर्च की है, पर अफसोस कि तुम लोगों ने उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा। राहुल के फोन की घंटी बजती है। हाँ स्नेहा, कैसी है तबीयत? मैं तो अभी ठीक हूँ। तुम बताओ, तुमने गांव वालों से कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया ना? अरे मैं क्यों गांव वालों से बुरा बर्ताव करूंगा भाई? उन बेचारों का तो खुद ही बुरा हाल है। क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है कि पूरे गांव में डायरिया फैल गया है। उस दूसरे डॉक्टर की भी दवाइयां कोई काम नहीं कर रही हैं इन गांव वालों पर। मुझे इन गांव वालों का रहन सहन देखकर इसी बात का डर था। आ रही हूँ मैं। पर तुम्हें आराम की जरूरत है। कोई परवाह नहीं, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर स्नेहा अपनी जान की परवाह किए बगैर सीधे भगवानपुर वापस आ गई। आते ही उसने देखा डायरिया से पीड़ित गांव वालों का जमावड़ा लग चुका था। अरे आप आ गई। अरे आप हमें क्षमा कर दीजिए डॉक्टर साहिबा, हम सब आपके गुनहगार हैं। हमें बचा लीजिए डॉक्टर साहिबा। माफी मत मांगिए, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। वैसे भी इन बातों का वक्त नहीं है हमारे पास। इस बीमारी से बचने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो अपने रहन सहन में सुधार लाना पड़ेगा। हमारे गांव में फैली गंदगी की सफाई में हाथ बटाना होगा। लेकिन उससे भी पहले आप सभी ये दवाइयाँ खा लीजिए। ये दवाई ही आप सभी को ठीक कर सकती है। लेकिन तब तक ही आप लोग इस डायरिया से बचे रह पाएंगे जब तक आप अपने आसपास सफाई रखेंगे। डॉक्टर स्नेहा की दवाई ने सभी गांव वालों को डायरिया से मुक्त कर दिया, लेकिन उनकी गंभीर बीमारी ने डॉक्टर स्नेहा को उन गांव वालों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसका निधन हो गया। हम गांव वालों के प्राणों की रक्षा करने वाली इस देवी का एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। इस डॉक्टर रमेश के लालच की वजह से हमारा पूरा गांव गलतफहमी का शिकार हो गया। अगर हमने उस पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद डॉक्टर स्नेहा आज जिंदा होती। गांव वालों से शर्म के मारे मुंह छुपाते हुए डॉक्टर रमेश और बाबूलाल गांव छोड़कर भाग गए। डॉक्टर स्नेहा को स्मृतियों में हमेशा जीवित रखने के लिए सब गांव वालों ने मिलकर एक अस्पताल बनवाया, जिसका नाम डॉक्टर स्नेहा के नाम पर निःशुल्क सेवा रखा गया।